डियर चिल्ड्रेन, तो आज मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपके पास आई हूँ और एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है और ये चैप्टर 4 है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती होगी, फिर भी मैंने सोचा इफ़ यू वांट टू रीकैप इट फॉर योर एग्जाम तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आपको पता कैसे चलता है कि चीज़ें मेटल हैं या नॉन मेटल। एक चीज आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है और वो है कि मैम हम उसे देख करके पता लगा सकते हैं। वेरी गुड। हम उसे टच करके पता लगा सकते हैं। वेरी गुड। यानी कि वो सारी चीजें जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम मेटल नॉन मेटल को कैसे पहचान सकते हैं? बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसमें हम इसे पहचान सकते हैं अगर हम कंपैरिजन करें तो, है ना। तो चलो मान लिया कि मैंने इधर ले लिया मेटल और यहाँ ले लिया नॉन मेटल। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें मैं बोर्ड पे लिख नहीं रही हूँ, तुमसे बात करें एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद। तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे कॉमन चीज क्या है? मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। भाई ये तो सबको मालूम है। और क्या क्या चीजें पता है आपको? बताओ मेरे साथ। यस। अच्छा, मेटल जो है मैम लस्ट्रस है। लस्ट्रस मतलब इसका अपना शाइन है। वेरी गुड। ये साउंड प्रोड्यूस करता है। सनरस है। वेरी गुड। डक्टाइल है, वायर में चेंज हो सकता है। मैलिएबल है, शीट में चेंज हो सकता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल के हैं। सेम ये नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैम ये डक्टाइल नहीं है, यानी कि आप इसका वायर नहीं बना सकते। ये मैलिएबल भी नहीं है, आप थिन शीट में नहीं चेंज कर सकते। इंसुलेटर है। लेकिन कोई ऐसा मेटल हो सकता है जिसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे सोडियम है। मान लो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट है, आप उसका वायर नहीं बना सकते। तो क्या सोडियम मेटल है? बोलो। सोडियम फिर भी मेटल है। क्यों सोडियम मेटल है? क्योंकि मेटल का मतलब जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि अगर वो मेटल है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आप मेटल की बात करो, मर्क्यूरी, वो एक लिक्विड मेटल है। तो अब वो लिक्विड है तो वो वायर में तो नहीं चेंज हो सकता, मैलिएबल भी नहीं है, यानी कि डक्टाइल भी नहीं है, मैलिएबिलिटी भी नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसलिए वो मेटल है। अगर हम नॉन मेटल में बात करें तो ब्रोमीन को ले लो, तुम आयोडीन को ले लो, दे आर लिक्विड बट दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो। सो इफ दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे आर नॉन मेटल। ये तो कुछ बेसिक चीजें थी मेटल और नॉन मेटल की, जिससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। वापस से एक और दो चीजें हमें बात करनी है कि मेटल हमें कैसे पता चलता है। आपने क्लास 9th में वैलेंसी फाइंड करना सीखा था, तो आपने देखा था ना कि अगर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन अगर 8 से कम हो तो क्या करेंगे, 8 से ज़्यादा है तो क्या कर रहे थे। अब उसी में कुछ ऐसे मेटल थे, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो मेटल बन गए। जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और आप कैसे फिल करते थे? 281। तो आउटर सेल में 8 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। यानी जब इसने डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कैसे लिखते थे आप? 287, यानी कि आउटर सेल में 8 से एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो वैसे सिचुएशन में इसकी वैलेंसी क्या हो जाती थी? -1। तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो वो सारे नॉन मेटल जो होते थे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते थे। तो गेन करने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से उनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता था और वो क्या बन जाते थे? नॉन मेटल। ये सारे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं। आपके हिसाब से ये नॉन मेटल हो सकता है? नहीं, नॉन मेटल ये नहीं है। नॉन मेटल मैक्सिमम जो नॉन मेटल होते हैं वो गैस होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो नॉन मेटल है। एक दो लिक्विड भी हैं, जैसे ब्रोमीन और आयोडीन, मैंने आपको कहा वो लिक्विड है, वो भी नॉन मेटल है। एक आध सॉलिड भी है जिसमें आप क्लोरीन पाउडर के रूप में ले सकते हो। वैसे तो क्लोरीन गैस के रूप में भी है, लेकिन क्लोरीन टैबलेट के रूप में भी है। सल्फर है पाउडर के रूप में। तो जो नॉन मेटल होते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में बहुत कम है। अब अगर सॉलिड स्टेट में बहुत कम है तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन मेटल में सारे फिक्स शेप वाले होते हैं।
स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, दे ऑल आर मेटल, दे आर हैविंग फिक्स्ड शेप। तो उनकी शेप फिक्स्ड होती है। अब उनकी डेंसिटी भी हाई होगी, क्योंकि भाई वो मेटल है तो उनकी डेंसिटी भी, पानी में डुबाओ क्या होगा, विल इट स्टार्ट टू फ्लोट, नो इट विल सिंक, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी। ठीक है, हार्ड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या इरादा है? अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट करे, और बॉइलिंग पॉइंट जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट बॉयल होना शुरू हो। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, किसकी? मेटल की। और नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली लो होगी। अच्छा, आपको पता है सबसे एबंडेंट नॉन मेटल कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो है ही, और ऑक्सीजन। वेरी गुड। ठीक है, और मेटल में बात करो तो मेटल में एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है। लगभग अर्थ का 7% जो है वो एल्युमिनियम जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो यहाँ तक तो कॉमन चीजें हो गई। फिर से रिकैप कर लेंगे हम। यहाँ मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। जैसे कंडक्टर है, हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ। ठीक है, डक्टाइल है, वायर में देखा, मैलेबल को शीट में देखा, सोनरस को साउंड में देखा, और लस्ट्रस को उसके शाइन में देखा। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल, अच्छा केमिकल से क्या समझ में आया? केमिकल से समझ में आया कि जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं। तो हमें वही 3-4 चीजें लेनी है। मैंने यहाँ लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, वेरी गुड। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड। पहले तो हम इन 3 चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या करता है, ये बेस से रिएक्ट करता है या नहीं करता है, वो हम लेटर ऑन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अगर हम फर्स्ट लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तो हमें क्या समझना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन सकता है ना। तो आप कोई भी मेटल लेकर के देख सकते हो। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अच्छा, ये मेटल ऑक्साइड मैं आपसे पूछूं कि एसिडिक होता है कि बेसिक, तो आप क्या जवाब दोगे? सोचो, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। कैसे पता चलेगा? आपने उसमें रेड लिटमस डाला पानी डाल करके, और रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो गया। यस, हम एक दो एग्जांपल लेकर के देखते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने सोडियम लिया और ऑक्सीजन को इसके साथ रिएक्ट करा दिया। मेटल ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, क्या बन जाएगा हमारा? NaO। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O2 है और यहाँ पे O सिंगल है ना। तो हम क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। तो आगे 2 लगा दिया तो Na भी 2 हो जाएगा, और यहाँ Na कितना है? 4 है ना। तो मान लो मैंने यहाँ Na कितना है? 1 है, और यहाँ पे Na कितना है? तो हम अगर मान लो यहाँ पे 2 Na करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? NaO हो जाएगा। लेकिन NaO जो है वो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं होता। ये फॉर्मूला क्या होता है? Na2O, है ना। तो Na2 इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। कैसे बना था ये? क्लास 9 को जरा याद करो, याद दिलाते हैं। Na और O, Na की वैलेंसी 1 और O की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो Na2O बनता था। ठीक है, तो ये है Na2O। अब यहाँ पे हमने आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए और सोडियम हमारे 4 हो गए। यहाँ पे सोडियम 2 लिखा है मैंने, तो मैं इसको सही करती हूँ, दैट बिकम 4 सोडियम। सो 4 सोडियम प्लस ऑक्सीजन, दैट बिकम Na2O। अच्छा, Na क्या है? हाईली विग्रस है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ये। तो Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। उसी तरह से अगर आप पोटेशियम को भी ले लो तो पोटेशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि काफी जो है वो हाईली रिएक्टिव है। अगर मैं इस बेस को ले लूं और वाटर के साथ मिक्स करूं तो क्या बनेगा? चलो देखते हैं भाई क्या बन सकता है। तो 2Na2O प्लस H2O, हमने इसे ले लिया, क्या बनेगा? ये बनेगा बेस। कौन सा बेस बनेगा? ये बन जाएगा 2NaOH। रिएक्शन बैलेंस है? रिएक्शन देखो जरा बैलेंस है या नहीं। हमने रिएक्शन में Na2 लिया, वहां मैंने 2 एक्स्ट्रा लिख दिया था, यहाँ से Na2O प्लस H2O लिया और हमने रिएक्शन बनाया। तो Na हमारा 2, Na2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन आगे 2 लिखा है तो 2 हो गया,
और ऑक्सीजन 2 है तो NaOH हो गया। अब ये NaOH जो है, आप बताओ ये बेसिक है या एल्कली? मैम बेसिक और एल्कली में क्या डिफरेंस है? बेसिक जो है हो सकता है कि वो एल्कली ना हो। अब बेसिक एल्कली क्यों नहीं है? लेकिन सारे एल्कली बेस हैं। इसका मतलब बेटा जितने बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, है ना, वो सारे बेस एल्कली कहलाते हैं। जो भी हाईली रिएक्टिव होंगे वो वाटर में सॉल्यूबल है, सो दे आर एल्कली टू। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? एल्कली हो जाएगा। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे, चलो मैं ये रिएक्शन चेंज करती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ Mg+O2, क्या बनेगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन MgO। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन 2 Mg को आगे यहाँ 2 लगा देते हैं तो MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या ये एल्कली है? अगर ये वाटर में सॉल्यूबल है तो ये एल्कली है, और अगर ये पूरी तरह से वाटर में सॉल्यूबल नहीं है तो एल्कली नहीं। देखो बेटा यूजुअली ये ठंडे पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है, इसको हाईली मतलब जो बहुत हॉट वाटर होता है ना उसमें सॉल्यूबल होता है, और ये ऑक्सीजन से भी बड़ी आसानी से नहीं रिएक्ट करता। इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है। आपको मैग्नीशियम रिबन बर्न करके मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिखाई भी है। तो मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, इसलिए आसानी से नहीं जलता। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जलाने के लिए भी ना स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, देन ओनली इट कैन हीट और हीट अप। अब यहाँ अगर मान लो मैं किसी और ऑक्साइड की भी बात करूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक और मेटल लेती हूँ, मैं यहाँ पे लेती हूँ Zn, तो क्या बन जाएगा? ZnO, ठीक है, ये ZnO बन जाएगा, ठीक है। इसको रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 2 और यहाँ पे 2 लगा दोगे, 2 ZnO बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम लूँ तो ये क्या बन जाएगा? Al2O3। अब ये रिएक्शन आपको बैलेंस करना होगा। Al2O3 कैसे बनेगा आपका? देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 3 है ना। तो वैसे केस में आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 कर दो तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ 3, यहाँ आगे 2 लगा दो जरा, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, और एल्यूमिनियम कितना हो रहा है? 4, तो आप यहाँ पे 4 लगा दो, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन एक चीज है जो कॉमन है। क्या कॉमन है? इस जिंक और एल्यूमिनियम में एक चीज कॉमन है, और उस चीज को कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। मैम ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, और दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड बन जाएगा। इन शॉर्ट आपके हिसाब से जिंक ऑक्साइड क्या है? बेसिक ऑक्साइड है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। लेकिन ये बेसिक कब होगा? जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, जैसे मान लो मैंने ले लिया Al2O3 और इसको मैंने ले लिया HCl के साथ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है? एसिड है, ये बेसिक ऑक्साइड हमने ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस H2O, ठीक है। अब रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन देखो 6 हो जाता है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1 है, तो वैसे केस में हम यहाँ पे 6 लगा देंगे तो क्लोरीन 6 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई? यहाँ हम लगा देंगे 3H2O, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, और देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 3O, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए। अब सेम हेयर तुम इसको देखो, 3H2O यहाँ पे हो गए तुम्हारे, ऑक्सीजन तुम्हारे यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 3 हो गए तुम्हारा ऑक्सीजन, तो रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखो ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये एसिड के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे ये एसिडिक नहीं है, यहाँ पे ये बेसिक ऑक्साइड की तरह रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस Al2O3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करूँ तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करूँगी तो ये बेस है और ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह रिएक्ट कर रहा है। ऐसे केस में भी ये सॉल्यूशन सॉल्ट बनाएगा NaAl
O2 बन जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस हम हर बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर टाइम उसमें भी ज़्यादा लग जाता है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na1 है, आप 2 लगा दीजिए तो आपका सोडियम भी 2 हो जाएगा। बाकी भी आप साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने ऊपर चेक किया है, आप चेक कर सकते हैं। एल्यूमिनियम जो है तुम्हारा आगे 2 लग गया तो 2 हो गया, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है, तो तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहाँ तुमने क्या देखा, एक ही ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक बन जाता है, और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक। तो ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है वो क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक। और हर बार क्या रिजल्ट आ रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी जगह पे लाइक अगर आप चाहते हो कि जिंक का एग्जांपल ले लो तो चलो जिंक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ZnO को HCl के साथ रिएक्ट किया। अगर मैं ZnO को HCl के साथ रिएक्ट करती हूँ तो क्या बनेगा, तो ZnO अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ZnCl2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, है ना। तो ये ZnCl2 क्या है, जिंक क्लोराइड है, सॉल्ट बन गया। यहाँ पे ये क्या बन रहा है बेटा, ये बेसिक ऑक्साइड बन रहा है। अगर मैं ZnO को NaOH के साथ रिएक्ट करा दूँ तो ये बेसिक ऑक्साइड है तो ये एसिडिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो आपने क्या देखा, ये एसिडिक ऑक्साइड भी है और बेसिक ऑक्साइड भी है, और हर हालत में क्या करेगा, ये सॉल्ट बनाएगा। ये बनाएगा Na2ZnO2। Na2ZnO2 किसका फॉर्मूला है, सोडियम जिंकेट का, तो ये सोडियम जिंकेट बना देगा। तो आपने यहाँ पे 3 चीजें सीखी, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल नॉन मेटल, फिर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी पढ़ी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिसमें आपने पढ़ा कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। कुछ मेटल ऑक्सीजन के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे रिएक्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया। फिर आपने लर्न किया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। चलो वाटर पे रिएक्ट करके देखते हैं कि वाटर के साथ वो क्या बना सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। अगर हम वाटर के साथ ले सपोज तो क्या बनेगा, देखो यूजुअली क्या होता है, मेटल जब वाटर के साथ मिलते हैं ना तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनेंगे, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन बनेंगे। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि किस तरह से बनता है। और कुछ मेटल जो है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और वही मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करें तो वो ऑक्साइड भी बनाते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, अगर मान लो कि मैं पोटेशियम लूँ और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या बनेगा, KOH बनेगा प्लस H2 रिलीज हो जाएगा। ये पोटेशियम और सोडियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्ट करके जो है हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेटल प्लस वाटर हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट बना देते हैं। लेकिन सारे मेटल वाटर से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ये तो हाईली रिएक्टिव है तो भैया ये रिएक्ट कर जाते हैं, हर मेटल रिएक्ट नहीं कर सकता डायरेक्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखाती हूँ। लाइक अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया कैल्शियम प्लस वाटर, ठीक है, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था कि हर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। मेटल वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, लेकिन विग्रसली रिएक्ट कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम। अब जैसे सोडियम और पोटेशियम को जब आपने रिएक्ट किया था तो बहुत सारी हीट निकली, और वो हीट इतनी ज़्यादा थी कि भाई उसने हाइड्रोजन को भी जला दिया, सोडियम को भी जला दिया और ब्लास्ट हो जाता उस रिएक्शन में। यहाँ पे कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इतना हीट नहीं निकलता कि हाइड्रोजन जो है वो जल जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बबल्स के रूप में बनता है, और कैल्शियम है ये, और कैल्शियम के नीचे हाइड्रोजन की बबल बन जाती है, तो ये कैल्शियम स्टार्ट टू तो कैल्शियम क्या होगा, वैसे केस में कैल्शियम इतना ज़्यादा हीट तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, हाइड्रोजन उसके साथ स्टिक हो जाएगा, है ना, और हाइड्रोजन जैसे ही स्टिक होगा कैल्शियम फ्लोट करने लगेगा।
जैसे हमने कैल्शियम और वाटर लिखा, और क्या हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और हीट तो प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन निकलने के लिए, लेकिन इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही कि हाइड्रोजन को बर्न कर सके। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पीछे पीछे हाइड्रोजन बबल्स के रूप में निकल जाएगा और ये फ्लोट करने लगेगा। सेम ऐसा ही होता है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम को अगर हम ले ले ऑक्सीजन के साथ, सॉरी वाटर के साथ या स्टीम के साथ, तो क्या होगा, अगर मैग्नीशियम को हम वाटर के साथ लेते हैं तो ये भी MgOH2 बना देगा और हाइड्रोजन निकालेगा। सेम हियर, यहाँ भी ये इतना हीट नहीं प्रोड्यूस करता, तो हाइड्रोजन बबल्स के रूप में मैग्नीशियम के साथ स्टिक हो जाएगा और मैग्नीशियम फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, अगर मैंने वाटर की जगह पे स्टीम लिया तो क्या होगा, देखो बेटा, अगर मैंने स्टीम लिया ना तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन आसानी से इवापोरेट हो सकता है इसके साथ। तो अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड स्टीम। ठीक है, अब एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे मेटल हैं, जिंक है, जो डायरेक्टली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों भाई, उनके ऊपर जो है ऑक्साइड की लेयर होती है, तो वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते, है ना, तो उनको स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। मैं एक और रिएक्शन आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम लिया और इसके साथ मैं रिएक्शन बैलेंस डायरेक्टली करके लिख रही हूँ। अगर मैंने इसके साथ लिया तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस H2। H2 के आगे मैं 3 लगा दूंगी, तो देखो एल्यूमिनियम 2 था, ये 2 मैंने लिख दिया। ये रिएक्शन प्रैक्टिस में था तो आई जस्ट रिटन हियर विद द बैलेंस इक्वेशन। तो एल्यूमिनियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन तुम्हारा रिलीज हो गया। ठीक है, चलो अब हम रिएक्शन बात करते हैं। रिएक्शन जो है नेक्स्ट हमारा किसके साथ फॉर्म होगा, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा बनेगा डाइल्यूट एसिड और एसिड, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो चलो रिएक्शन विद एसिड की बात करते हैं। अगर मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा, देखो बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा या नहीं। चलो लेख के देखते हैं। मैंने लिया Na के साथ HCl को, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2, रिएक्शन को बैलेंस कर ले। यहाँ पे Na1, यहाँ पे Na1Cl1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है। चलो भाई, यहाँ पे हम लगाते हैं 2, तो H2 हो जाएगा, और Cl2 यहाँ लगा दिया 2, Cl2 Na2 यहाँ पे लगा दिया 2, इतने सारे मैम आपने 2 लगा दिए, और फाइनली रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनाएगा और हाइड्रोजन भी रिलीज करेगा, लेकिन ये रिएक्शन हाईली डेंजरस है, विग्रस रिएक्शन है। सोडियम बहुत रिएक्टिव है। एक और लेकर के देखते हैं। चलो भाई, एल्यूमिनियम के साथ हमने HCl ले लिया, क्या बनेगा, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बन गया, है ना। लेकिन एल्यूमिनियम जो है धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम इतना रिएक्टिव तो है नहीं, तो एल्यूमिनियम विल रिएक्ट स्लोली। ठीक है, और ये धीरे धीरे तब तक करेगा जब तक ये पूरी तरह से जो है वो डिसॉल्व ना हो जाए, है ना। तो ये पूरी तरह से उसके साथ डिसॉल्व होकर के सॉल्ट बना देगा। अगर मैं आयरन की बात करूं, Fe प्लस HCl ले लेते हैं। चलो भाई, FeCl2 प्लस H2, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। Cl2 है यहाँ पे, H यहाँ 1 है, H यहाँ 2 है, चलो आगे लगा दिया। ये रिएक्शन भी जो है ये भी रिएक्ट कर सकता है, बट आयरन क्या है, वो लेस रिएक्टिव है। यहाँ हमने ये देखा कि कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे पता चलता है, अगर वो बहुत फास्ट रिएक्ट कर लेता है और सॉल्ट बना देता है तो हाईली रिएक्टिव है, और अगर वो स्लोली स्लोली डिपॉजिट होता जाता है तो वो लेस रिएक्टिव। वैसे आपसे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम बात करेंगे, है ना। अच्छा, क्या सारे एसिड के साथ रिएक्ट करता है, नहीं, एक एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड जो है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ हर मेटल रिएक्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। जैसे ही H2 निकलता है उसके साथ ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बना देता है, तो यूजुअली इसके साथ कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, लेकिन अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को लिया जाए, स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे, इसको हम डाइल्यूट ले लेते हैं, तो अब ये डाइल्यूट है तब भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा नहीं। अगर आप स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड लोगे तब तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। हमने ले लिया डाइल्यूट, यानी कि उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड को ले लेते हैं।
तो चलो एक रिएक्शन बनाते हैं, Mg प्लस HNO3, ठीक है, क्या बनेगा, MgNO3 2, ठीक है, यहाँ NO3 तुम्हारे N2 है, यहाँ पे N1 है, तो यहाँ आगे लगा दो रिएक्शन, हाइड्रोजन तुम्हारे 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे हम H2 के फॉर्म में निकाल देंगे, नाइट्रोजन तुम्हारे जो है 2 हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन तुम्हारे 3 2 6, ऑक्सीजन 6, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया। क्यों यहाँ हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैसा एसिड लिया है, डाइल्यूट एसिड लिया है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो रिएक्ट कर सकता है मैग्नीशियम के साथ, है ना, लेकिन मैग्नीशियम के साथ कर सकता है, मैंगनीज के साथ कर सकता है, लेकिन बाकी मेटल के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता, क्योंकि बाकी मेटल रिएक्टिव है। और अगर आपने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया तब तो वो किसी भी कीमत पे हाइड्रोजन नहीं रिलीज करेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन को ऐड कर देगा और वाटर बना देगा, ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम जिक्र करने वाले हैं, एक्वा रेजिया। भाई ये तो रॉयल वाटर है। क्या है ये रॉयल वाटर, एक्वा रेजिया की बात करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, क्या है ये, एक्वा रेजिया जो है वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो पार्ट है, 1:3 है ये। पता है क्या होता है ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, वो ये दोनों एसिड को मिला करके एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। आप जाते हो गोल्ड स्मिथ के पास, उनको कहते हो कि हमारी ज्वेलरी की शाइन खत्म हो गई, गोल्ड की ज्वेलरी, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आपको साफ करके दे देते हैं। वो इस सॉल्यूशन में डालते हैं और ये सॉल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है ना, क्योंकि दोनों ही मिनरल एसिड आपने लिए हुए हैं। तो जैसे ही गोल्ड वो डालता है, आपको बोलता है कि देखो भाई गोल्ड का आपका वेट इतना है, और आप वेट कर जब साफ होने के बाद निकलता है तो गोल्ड का वेट कम होता है। आप कहते हैं कि भाई गोल्ड का वेट कम हो गया, वो पहला आपको क्या देते हैं डील कि नहीं, आपके जो गोल्ड के सेट थे उसमें डस्ट था, उसमें मतलब बाकी के पार्टिकल चिपके हुए थे एज अ वेस्ट, वो सारे साफ हो गए। लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है, ये वो लिक्विड है ना जो आपके गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। यूजुअली गोल्ड इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इस सॉल्यूशन में गोल्ड डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर बाद में वो इस एसिड से उस गोल्ड को बाहर निकाल करके अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर, अगर आप किसी गोल्ड स्मिथ के पास जा रहे हैं तो गोल्ड की ऑर्नामेंट को साफ कराने के पहले जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि उनके पास जो सॉल्यूशन है वो आपके गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने 2-3 चीज़ों को समझना है कि जो टॉप मेटल होंगे वो ऊपर होंगे। जैसे आपने अर्थ क्रस्ट से निकाला तो जितने टॉप लेयर पे होंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे। जैसे मान लो मैंने पोटेशियम ले लिया, सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, जिंक ले लिया, आयरन ले लिया, ये सब हाईली रिएक्टिव है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अब ये हाईली रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ये सबसे ऊपर है तो ये हाईली रिएक्टिव है। गोल्ड प्लैटिनम लेस रिएक्टिव क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे नीचे के लेयर पे, तो दे आर लेस रिएक्टिव, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं आते, हमेशा कंपाउंड बने फिरते हैं, है ना। तो ये हाईली रिएक्टिव है। कुछ मेटल है जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जैसे आप कॉपर ले लो, आप मर्क्यूरी ले लो, आप सिल्वर ले लो, आप गोल्ड ले लो, ये सब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। और ये सारे जो थे वो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव थे, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मान लो तुम किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराओ, चलो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस वेरी गुड। कोई भी मेटल ले लो भाई, चलो CuSO4 के साथ हमने जिंक को ले लिया, क्या बना ZnSO4 प्लस Cu। अब मैं रिएक्शन उल्टा कर दूं तो चलो भाई उल्टा करके देखते हैं। ZnSO4 के साथ मैंने Cu को ले लिया, रिएक्शन होगा, नो मैम, क्यों नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये तो आपको समझ में आता है। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। चलो क्लोरीन के साथ लगा करके देखते हैं, लेकिन क्लोरीन के साथ जब लगेगा तो क्या होगा। चलो एक मेटल लेते हैं, हमने लिया Na और इसको ले लिया हमने Cl के साथ, क्या बनेगा भाई NaCl। और NaCl बना तो क्या हुआ, ये कंपाउंड बन गया, पहले ये एलिमेंट था अब ये कंपाउंड बन गया, तो इसके ऊपर आ गया
चार्ज, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस। तो अगर कोई मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, और मेटल के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है आपस में एक्सचेंज करेंगे एंड दे विल गेट अ आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, किसी को भी कर लो, Cu प्लस Cl2 ले लो, क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा। Cu के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, आयनिक बॉन्ड रेडी। चलो हम आते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारे हो गए। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, चल भाई नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वेरी सिंपल, बनेगा हाइड्राइड। तो ये बन जाएगा NaH, रिएक्शन बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, आगे लगा देते हैं, सोडियम 2 हो गया, यहाँ आगे 2 लगा दिया, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बन जाएगा। ये तो थे हमारे छोटे मोटे मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमें याद ही नहीं करना मैम, सब आता है, सब बहुत इजी है। अब देखो, अगर हम बात करें नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं, तो कुछ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, सारे तो वैसे भी नहीं करते, और अगर रिएक्ट करते भी हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बना लेते हैं या न्यूट्रल बना लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया C+O2, ये क्या बन जाएगा, CO2, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों, कैसे पता चला, चलो देखते हैं। CO2 को वाटर के साथ डाल दिया तो ये बना जाएगा H2CO3, कार्बनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक में तुम दबा दबा के पी रहे हो, तो ये कार्बनिक एसिड बन गया, तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनता है। अगर मान लो हम वाटर की बात करें तो ये भी तो मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, यस, लेकिन ये वाला जो ऑक्साइड है ये क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। एक और ऑक्साइड बन सकता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता हो तो ऑक्सीजन के लैक में बनता है, और ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। यानी कि नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, या तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा या न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है, और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2, और इसी SO2 को मैंने वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया तो ये बन जाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। उसके बाद की प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। अगर हम वाटर के साथ बात करें कि मेटल नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो नो, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो चलो भाई क्रॉस कर देते हैं। अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड के साथ तो नो, डाइल्यूट एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अब एसिड के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, देखो कोई भी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करता है, जब वो अपना बॉन्ड देता है। जैसे मान लो कि तुमने Na को HCl के साथ रिएक्ट किया था, है ना, तो ये क्या बना था, NaCl बना था और प्लस H2 बना था। मेटल का तुमको एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जो था वो अलग हो जा रहा था, है ना, और हाइड्रोजन जो है एसिड में प्लस के रूप में, पॉजिटिव आयन के रूप में था। लेकिन अब नॉन मेटल के साथ तो ये हो ही नहीं सकता, ये नॉन मेटल के साथ तो अपना हाइड्रोजन लेगा ही नहीं, क्योंकि नॉन मेटल को हाइड्रोजन देने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। नॉन मेटल के पास पहले से ही डेफिशिएंसी है। मान लो मैं इस सोडियम की जगह पे कोई और नॉन मेटल लिख देती हूँ, लाइक मैंने क्लोरीन लिख दिया, तो ये क्लोरीन तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हाइड्रोजन को क्या इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन के पास पहले से ही कमी है, तो ये नहीं दे सकता। और मेटल के साथ क्या होता था, सोडियम अगर यहाँ पे था तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा होता था, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता था, तो हाइड्रोजन H2 बन करके निकल जाता था। लेकिन नॉन मेटल हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ नॉन मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, या सॉल्ट के साथ ले लो, NaBr ले लो प्लस क्लोरीन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस Br2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन हाईली रिएक्टिव मेटल है, सॉरी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो वो इसको इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, लेकिन सबके साथ
नहीं होगा। ठीक है, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें तो नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलो देखते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, HCl। तो यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें, दे आर नॉट एक्सचेंजिंग। ये तो थोड़े थोड़े पार्ट्स हुए आपके जो मैंने आपको मेटल नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। अभी और भी मेटल नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक कोवैलेंट, और भी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन आई थिंक आपको ये सारे वीडियोस समझ में आ गए होंगे। आई होप सो यू आर एंजॉइंग माई वीडियो। ओके देन, है ना बेटा। चलो अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे। बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।